गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। प्रेम विद्या मंदिर से मैं दीपक सर, कक्षा 11 मनोविज्ञान। अब हम पहला पाठ तो पढ़ चुके हैं। अब हम पाठ नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा पाठ है अध्ययन पद्धतियाँ। पहले प्रकरण में हमने सीखा था कि मनोविज्ञान की परिभाषा थी, मनोविज्ञान के अभिगम और मनोविज्ञान के विकसित क्षेत्र, और उसमें से विकासशील क्षेत्रों का परिचय हमने प्राप्त किया था। और हमने जाना, पहले पाठ में हमने क्या जाना कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। और इस प्रकरण में हम जानेंगे कि व्यवहार के अध्ययन की कौन कौन सी पद्धतियों का उपयोग करके मनोविज्ञान को विज्ञान का स्तर प्राप्त हुआ है। तो कोई भी विषय कितनी भी मात्रा में वैज्ञानिकता रखता है, यह जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसकी विषय वस्तु की जानकारी और विषय वस्तु कितनी वैज्ञानिक है, ये जानना है। तो विषय की किसी प्रकार की वैज्ञानिकता, विषय की किसी भी प्रकार की वैज्ञानिकता सिद्ध करने के लिए दो मुद्दे अति महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है कि वह किसका अध्ययन करता है, उसकी विषय वस्तु, और वह किस प्रकार अध्ययन करता है, उसकी अध्ययन पद्धति। अब अध्ययन पद्धतियाँ जो हैं, जिसमें हम मुख्य 6 अध्ययन पद्धतियाँ हैं, जिसमें पहली है निरीक्षण पद्धति, तो दूसरी है दीर्घकालीन, समकालीन और व्यक्ति इतिहास पद्धति, तीसरी है प्रयोग पद्धति, चौथी प्रश्नावली पद्धति, मुलाकात पद्धति और मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो आज हम पहली पद्धति का अभ्यास करेंगे, जो है निरीक्षण पद्धति। तो पहली निरीक्षण पद्धति है यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। जानकारी प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग हो तो वो निरीक्षण पद्धति है। निरीक्षण अर्थात कि देखना, अवलोकन करना। अब यह प्रश्न होता है कि आंखें हैं तो देखेंगे ही ना हम, है तो इसमें पद्धति कहाँ से आई। लेकिन अब सब जानते हैं कि प्रत्येक के देखने में कुछ न कुछ अंतर तो रहता ही है। इसलिए सीधा और सरल लगने वाला शब्द देखना कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति के देखने के पीछे उसका हेतु, उसका अभिगम वैज्ञानिकता के अनुसार यह देखा गया कितना महत्वपूर्ण है, यह निश्चित होता है। निरीक्षण या अवलोकन की इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद अब उसकी वैज्ञानिक जानकारी करने का प्रयत्न करेंगे। तो फिर उसमें परिभाषाएं दी है कि निरीक्षण अर्थात क्या। तो निरीक्षण अर्थात प्राकृतिक घटनाओं का कार्य कारण के संदर्भ में अध्ययन, यानी कि वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐसी परिभाषाएं दी है। दूसरी है कि आँखों के द्वारा उद्देश्यपूर्वक स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध किया गया अवलोकन अर्थात निरीक्षण, वो यंग ने दिया है। और तीसरा, समाज की जीवंत परिस्थिति का आँखों द्वारा क्रमिक हेतुपूर्वक वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षणकर्ता द्वारा अपने ढंग से किया गया विश्लेषण अर्थात निरीक्षण। ऐसा किया है किसने? तो D.N. श्रीवास्तव ने। तो ये जो ऊपर की परिभाषाएं हैं, उससे नीचे जो मुद्दे दिए हैं वो स्पष्ट होते हैं। कौन से मुद्दे हैं? जैसे कि निरीक्षण में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। निरीक्षण अर्थात ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कार्य कारण के संदर्भ में होने वाला अध्ययन। और है निरीक्षण अर्थात उद्देश्यपूर्वक किया गया क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन। अब निरीक्षण के विविध प्रकारों की बात करेंगे। निरीक्षण पद्धति के प्रकार, एक है आंतर निरीक्षण, प्राकृतिक निरीक्षण, वैज्ञानिक निरीक्षण, क्षेत्र निरीक्षण, सहभागी निरीक्षण और तुलनात्मक निरीक्षण। जिसमें पहला है आंतरिक निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। रचनावाद में महत्वपूर्ण प्रदान करने वाले विल्हेम वुंड और एडवर्ड टिचनर थे। उस समय रचनावाद की विषय वस्तु चेतना का अध्ययन रचनावादियों के केंद्र में था। चेतना अर्थात जिसमें संवेदना, लगाव, अनुभव, प्रतिभा आदि का समावेश किया जाता था। ऐसी चेतना के अध्ययन के लिए रचनावाद में मुख्यतः जिस पद्धति का उपयोग किया जाता था वह है आंतर निरीक्षण पद्धति। आंतर निरीक्षण पद्धति अर्थात अपने अंदर अंतर्मुख होकर अपने में चलने वाले मनोव्यापार का निरीक्षण।
तो इस पद्धति में व्यक्ति किसी निश्चित घटना के संदर्भ में अपनी संवेदना, लगाव, अनुभव या अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का अंतर्मुख होकर वर्णन करता है। शब्दों में सरल लगने वाली यह पद्धति अत्यंत कठिन पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति में व्यक्ति को उस घटना के समय अनुभव किए गए मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके उसे सोच समझकर उसका शाब्दिक वर्णन करना होता है। विशेष रूप से व्यक्ति से महसूस की गई सहानुभूति, स्नेह, लगाव की तीव्रता भी दर्शाना इस पद्धति का हार्द है। अंतर्निरीक्षण पद्धति का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति सरलता से नहीं कर सकता है। इसके लिए निश्चित प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। इस प्रकार अंतर्निरीक्षण को तालीम प्राप्त व्यक्ति के द्वारा अंतर्मुख होकर अपने मनोव्यापार का निरीक्षण करके उसे उजागर करने वाली पद्धति कह सकते हैं। अंतर्निरीक्षण पद्धति के लाभ और मर्यादा नीचे बताए गए हैं। तो उसका लाभ है कि इस पद्धति में किसी भी प्रकार के साधनों का उपयोग न होने से सीधी और सरल पद्धति है, और इसी पद्धति का उपयोग व्यक्ति जब चाहे तब जहाँ चाहे वहाँ पे कर सकता है। इसी कारण कि यह जो पद्धति है वो प्रयोगशाला की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन मर्यादा भी है कि इस पद्धति का उपयोग जो है वो प्राणी, बालकों, अशिक्षित लोगों और मनोरोगियों के लिए नहीं किया जा सकता। और यह पद्धति व्यक्तिलक्षी होने से व्यक्ति सच कह रहा है या अच्छा कह रहा है यह नहीं जान सकते, और यह पद्धति संपूर्णतः व्यक्तिलक्षी होने से इसमें सामान्यीकरण करना संभव नहीं है। इस पद्धति में पुनरावर्तन के लिए स्थान नहीं है, और इस पद्धति के द्वारा सिर्फ चेतन मन का ही अध्ययन किया जा सकता है, अचेतन मन का अध्ययन नहीं किया जा सकता। दूसरी पद्धति प्राकृतिक निरीक्षण पद्धति, नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि प्राकृतिक निरीक्षण पद्धति में व्यक्ति का निरीक्षण प्राकृतिक वातावरण में ही, यानी कि किसी भी प्रकार के नियंत्रण के बिना किया जाता है। इसलिए यह पद्धति अनियंत्रित निरीक्षण पद्धति के रूप में जानी जाती है। यह पद्धति में व्यक्ति, समूह, घटना जिस पद्धति में हो उसी परिस्थिति में निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार के निरीक्षण से प्राप्त होने वाली जानकारी वर्णनात्मक स्वरूप में ही होती है। यह निरीक्षणकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार के साधन का उपयोग किए बिना निश्चित घटना के संदर्भ में प्राणी, व्यक्ति या समूह के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। जैसे कि हमको उदाहरण स्वरूप दिया गया कि आतंकवाद के हमले के बाद गांव के लोगों के मन पर छाए हुए डर का अध्ययन, दो कालांशों के बीच के समय में कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन। तो इस पद्धति में लाभ भी है। क्या लाभ है कि निश्चित अद्वितीय घटनाएं जो प्राकृतिक वातावरण में ही होती है, ऐसी घटनाओं का प्रत्यक्ष अध्ययन संभव होता है। इस पद्धति के द्वारा घटना के विविध पहलुओं का अध्ययन संभव है। मर्यादा भी है। निश्चित अद्वितीय घटनाएं जो प्राकृतिक वातावरण में ही होती है, ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन न हो सकने के कारण फिर से वही अध्ययन संभव नहीं हो सकता। निरीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति या समूह को जिनका निरीक्षण हो रहा है यह मालूम हो जाने से उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। निरीक्षण में अनजाने ही निरीक्षक की व्यक्तिलक्षिता आ जाने की संभावना अधिक पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप कि एक साथ होने वाली 2-3 घटनाओं में से निरीक्षक अपना ध्यान किसी एक ही घटना की तरफ केंद्रित करते हैं, तो घटना के चयन में जाने अनजाने व्यक्तिलक्षिता आ जाती है। उसके बाद है वैज्ञानिक निरीक्षण पद्धति, यानी कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड। प्राकृतिक निरीक्षण की सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि इसमें निरीक्षक एक समय पर जिस घटना पर ध्यान दे सकता है उस और सिर्फ उसी घटना से संबंधित मुद्दों की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए निरीक्षण को एक अधिक विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से प्राकृतिक निरीक्षण की परिस्थिति में निरीक्षक को समय के साथ साथ कुछ टेक्निकल साधन, जैसे कि एक तरफ से देखा जा सके ऐसा पर्दा, टेप रिकॉर्डर, कैमरा, वीडियो कैमरा आदि साधनों का उपयोग करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम प्राकृतिक निरीक्षण में एक तरफ से देखा जा सके ऐसे पर्दे का उपयोग हुआ, जिससे प्रयोग पात्र में आने वाली कृत्रिमता का निवारण करते हुए निरीक्षण को अधिक सामान्य बनाने का प्रयत्न हुआ। लेकिन जब एक साथ एक से अधिक घटनाएं घटित होती है
तब कोई भी निरीक्षक उन तमाम घटनाओं के पल पल की जानकारी एकत्रित नहीं कर सकता है। इससे टेप रिकॉर्डर, कैमरा, वीडियो कैमरा आदि साधनों के उपयोग द्वारा निरीक्षक की मर्यादा के उपरांत व्यक्तिलक्षिता की मर्यादा पर भी नियंत्रण संभव हो सकता और तमाम मुद्दों का व्यवस्थित और वस्तुलक्षी अध्ययन संभव हो सका। उसमें भी लाभ और मर्यादाएं हैं, जिसमें लाभ पहला दिखते हैं कि व्यवस्थित निरीक्षण में निरीक्षण के अंतर्गत तमाम घटनाओं की छोटे छोटे से मुद्दों का सावधानीपूर्वक अध्ययन संभव होने से यह पद्धति विश्वसनीय पद्धति कही जा सकती है। उसकी मर्यादा भी है कि अचानक होने वाली घटनाओं का अध्ययन इस पद्धति के द्वारा नहीं हो सकता है। अब है क्षेत्र निरीक्षण पद्धति, फील्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। तो क्षेत्र निरीक्षण पद्धति एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें कोई विशिष्ट प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन कुछ अध्ययन ऐसे होते हैं जिसमें निरीक्षक को घटना स्थल पर जाकर ही उसका निरीक्षण करना पड़ता है। ऐसे अध्ययन को क्षेत्र निरीक्षण, यानी कि जो क्षेत्र में ये पद्धति इस्तेमाल करते हैं वहीं पर जाना पड़ता है। जैसे कि उत्तरांचल में आई बाढ़ के प्रकोप का निरीक्षण उत्तरांचल में आई बाढ़ प्रकोप वाले स्थल या विस्तार में ही जाकर कर सकते हैं। गुजरात के गाँव में महिला सरपंच द्वारा गाँव में हुए स्त्री सशक्तिकरण और महिला उत्थान की प्रक्रिया को समझने के लिए वहाँ की महिलाओं के पशुपालन, डेयरी उद्योग या कढ़ाई बुनाई के क्षेत्र में की गई प्रगति का अध्ययन उस गांव में जाकर ही किया जा सकता है। तो उसमें लाभ क्या है? तो क्षेत्र यानी कि उसी स्थान पर जाकर किए जाने वाले ऐसे निरीक्षण में जिस घटना का अध्ययन करना होता है उसका सावधानी तथा बारीकी से अध्ययन संभव होने के कारण यह अधिक विश्वसनीय कही जा सकती है। लेकिन इसमें मर्यादा भी है कि इस पद्धति के द्वारा सिर्फ तत्कालीन होने वाली घटनाओं का ही अध्ययन हो सकता है। सहभागी निरीक्षण, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। मानव की निरीक्षण को किसी एक झूठ या समूह के ऐसे मुद्दों का अध्ययन करना है कि जिसके संबंध में कोई विशेष जानकारी अन्यत्र उपलब्ध न हो, अथवा तो निरीक्षक को ऐसे मुद्दों का अध्ययन करना है कि जिसका जानकारी उस समूह के अलावा अन्य किसी से प्राप्त नहीं हो सकती है। तब निरीक्षक उस समूह का सदस्य बन जाता है, जिससे निश्चित समूह की गतिविधियों का अत्यंत ही बारीकी से निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त होता है और अपना मूलभूत लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के कारण समूह के अन्य सदस्य का विश्वास संपादित करके प्राकृतिक वातावरण में ही इच्छित अध्ययन कर सकता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप किसी ढोंगी बाबा की पोल खोलनी हो तो उसका परम शिष्य बनकर अंदर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ही मानव व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े गिरोह के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए निरीक्षक को गिरोह का सदस्य बनकर ही जानकारी लेनी पड़ती है। तो ये जो पद्धति है उसमें भी लाभ और मर्यादा है, जिसमें लाभ जो है कि निरीक्षक अन्य क्षेत्र की अप्राप्य जानकारी ऐसे निरीक्षण द्वारा सरलता से प्राप्त कर सकता है। उसकी मर्यादा ये है कि इस प्रकार के निरीक्षण में कभी निरीक्षक के उद्देश्य का पता समूह के अन्य लोगों को लग जाने से निरीक्षक के लिए कार्य पूर्ण करना असंभव हो जाता है। उसके आगे है तुलनात्मक निरीक्षण पद्धति, कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशन मेथड। जब किन्हीं दो समूहों या दो व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करनी हो तब तुलनात्मक निरीक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से निरीक्षक द्वारा दोनों समूहों का निरीक्षण द्वारा समूहों की तुलना करके निश्चित निष्कर्ष निकाला जाता है। उदाहरण स्वरूप दिया है कि आधुनिक किशोर और प्रौढ़ व्यक्ति के टेक्नोलॉजी का ज्ञान, सरकार की ओर से ग्राम्य और शहरों में प्राप्त होने वाली शैक्षिक स्वास्थ्य की सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन। उसमें लाभ और मर्यादा है कि लाभ है तुलना के लिए यह पद्धति अन्य पद्धतियों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है, और इसकी मर्यादा भी है कि इस पद्धति में तुलनात्मक अभिगम होने से अन्य जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब दूसरा जो है दीर्घकालीन, समकालीन और व्यक्ति इतिहास पद्धति, वो हम नेक्स्ट यानी कि आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।